इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मर्यादा के खिलाफ है, हमारे संस्कार के खिलाफ है, हमारे ठाकुर वंश के एक महिमा मंडन का चुनौती है। इसलिए आपको माफी मांग। जिस दिन एक इशारा भी हो जाएगा सरकार का, उस दिन खाक में मिला देगा हमारा आर्मी पाकिस्तान को। और दूसरी बात ये है कि जब 19 में सरकार खतरे में थी तो पुलवामा हुआ था। घुटना पर वो क्या लाएंगे, मुझे तो उनके बचकाना बात पर हैरत हो रही है कि अखिलेश यादव को घुटने पर ला देंगे। 500 साल पुरानी समस्याओं को निपटा सकता है तब पाकिस्तान को भी निपटा देगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। न तलवार उठेगी न ताबूज तुझसे, ये बाजू आजमाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही अभी देरी हो, लेकिन अभी से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बात करें रामजी लाल सुमन के उस बयान की जिस पर लगातार घमासान मचा हुआ है। संसद पर जब उन्होंने बयान दिया था उसके बाद करणी सेना ने अपना विरोध दर्ज कराया था। वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के तरफ से भी जवाब दिया गया। अखिलेश यादव स्वयं आगरा गए और आगरा जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में रामजी लाल सुमन पर फिर से हमला हुआ और उसके बाद अखिलेश ने कहा कि जो हमारी ये लाल शर्ट पहने हुए लोग बैठे हुए हैं, अगर हम इनको कैद भर दें, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसी मुद्दे पे आज हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं लखनऊ, और लखनऊ से हमारे साथ कई लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम होगा आपका? विनोद राय हमारा नाम है सर। विनोद जी, सवाल ये है कि अभी रामलाल जी सुमन पर हमला हुआ और अखिलेश जी ने कहा कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर हम लोग संविधान ना माने तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान? देखिए, ये जो है अखिलेश यादव के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि मैं एक पार्टी का सुप्रीमो हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मैं लोकसभा में अपने पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके बाद वर्तमान में लोकसभा में अपने संसदीय दल के नेता भी हैं। कुणकर्णी सेना क्या कहती है, कुणकर्णी सेना का जवाब देने के लिए उनके पास तमाम फ्रंटल हैं, तमाम उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम उनके पदाधिकारी हैं, तमाम लोकसभा और विधानसभा में मेंबर हैं उनके। हम समझते हैं कि कुणकर्णी सेना को अखिलेश किसी भी अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर, अगर आकलन पर आप दिमाग ले जाएं, तो कुणकर्णी सेना से कह रहे हैं आप? कुणकर्णी सेना से अपना उनका कंपैरिजन करना, उनके व्यक्तित्व पर और संगठन पर टिप्पणी करना और उनके कुकृत्य का पर्दाफाश करना, हम समझते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। इसलिए कि एक वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्यादा होती है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो मर्यादा होती है, वो तो मान लीजिए साथ साथ तीनों लोकसभा और विधानसभा में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में समाज का सेवा भी किए हैं। अब रह गया सुमन पर कातिलाना हमले का। सुमन जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था, वो पूरा उनके बातों को संसदीय प्रणाली के पैरा से हटा दिया गया। वो बात वही खत्म हो जाती। एक छोटी सी माफी की तो मांग है। किस बात की माफी? सुमन जी ने क्या अपराध कर दिया है? उनका अपराध क्या है? राणा सागा के राष्ट्रभक्ति पर, राणा सागा के क्षमता पर, राणा सागा के त्याग और बलिदान पर अगर सुमन जी ने टिप्पणी की है तो इतिहासकार भी हाउस में है, इतिहास हिस्ट्री विद भी हाउस में है, चाहे वो नेशनल हिस्ट्री हो चाहे इंटरनेशनल हिस्ट्री हो। आपके पास अगर तर्क था इतिहास में राणा सागा का जो उन्होंने आरोप लगाया था,
तो आप उस दहलीज पर आप अपना पक्ष रख करके आप साबित कर सकते थे कि राणा सागा भक्त था। जो सुमन ने कहा ये गलत है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि हमारे मर्यादा के खिलाफ है, हमारे संस्कार के खिलाफ है, हमारे ठाकुर वंश के एक महिमा मंडन का चुनौती है, इसलिए आपको माफी मांग लेना चाहिए। एक उपेंद्र राणा हैं, करणी सेना के नेता हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव को घुटनों पर ला देंगे। घुटना पर वो क्या लाएंगे? मुझे तो उनके बचकाना बात पर हैरत हो रही है कि अखिलेश यादव को घुटने पर ला देंगे। सब लोग जानते हैं न तलवार उठेगी न ताबूज तुझसे, ये बाजू आजमाए हुए हैं। बकवास करने से कोई लाभ नहीं। राणा सागा पर सुमन ने ये किया। एक आदमी के सर देह पर एक यहाँ से मट्टी उठाता है, उसके सर पर भीग देता है, और दूसरा का फिर उसके जवाब में क्या करता है कि महिला उठाता है, उसके सर पर भीग देता है, तो दोनों की क्वालिटी बराबर हो गई। आप ठाकुर की तो मर्यादा तब होती जब आप सुमन को घेर करके आप छोड़ देते और सुमन को खुद एहसास होता कि हमें राणा सागा पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि राणा सागा एक हमारे समाज का बड़ा तबका, जिसका संबंध राजतंत्र से रहा हो, जिसका संबंध जो है देश के इतिहास और भूगोल में उसका अलग आभा प्रमाणित रहा हो, उसको आपने चुनौती दिया। तो आप इतिहासकार, आपके पास भी है, उनके पास भी है। कहने का मेरा मतलब ये कि सुमन ने जो कहा है, आपको इतिहास का न ज्ञान हो तो इतिहासकारों से आपको पूछ लेना चाहिए। पूछ करके इसके बाद आप उस पैरे की पुष्टि कर देते और सुमन को मजबूरी में राष्ट्र के सामने माफ़ी मांग लेनी पड़ती। लेकिन आप तो ये किए नहीं, आपने तो उसके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। आप बताइए वो आदमी कैसे? अब तो आपने उसका घर पर चढ़ करके उसका घर तोड़ा, उसके ऊपर हमला किया, उसकी गाड़ियों को तोड़ा। अब किस बात का माफ़ी? अब तो वही है कि आपके दबंगई का माफ़ी, आपका गुंडागर्दी का माफ़ी, आपका तेग का प्रभाव का माफ़ी। तो आज ये भारत है साहब, दुनिया कंप्यूटर के दौर से गुजर रही है। आप किसी को धमका कर सिलेंडर नहीं करा सकते, लड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कि लड़ाई होगी तो आप कहाँ रहेंगे। चलिए, और आपको क्या लगता है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला हुआ सही है? हमला तो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमला होना ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन राज सुमन जी को जो है लोकसभा में इस तरीके के जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक, अगर वह कर दिए तो करणी सेना को भी उतना उबाल नहीं होना चाहिए था। जो है इनको भी अपना लोकतांत्रिक बयान तो हटा दिया गया है, बयान तो हटा दिया गया जो है। लेकिन अब बार बार जो, जैसे मान लीजिए अभी आप पूछे राय साहब से प्रश्न जो है अखिलेश यादव जी के ऊपर, तो अखिलेश यादव जी जो है, अखिलेश यादव जी जो उसमें राजनीति में कूद करके जो है जो राज सुमन जी का पक्ष ले लिए, इस पर करणी सेना के लोग जो है पलटवार करते रहे। अरे भाई, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हो, जो है आपको जो है किसी एक नेता के पक्ष में उतरना जो है ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो है आपको नहीं उतरना चाहिए। योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, ये लोग लगातार धमकी दे रहे हैं, हमला कर रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कौन धमकी दे रहा है? करणी सेना के लोग। आप कहा 4-6 दिन से जो है परसों हमला हुआ, कहीं कुछ नहीं। ये राज सुमन जी अपना स्वयं जो है हमला करवा लेते हैं। राजनीति में जो है आपके चैनल से मैं बता दूं कि राजनीति में सब कुछ संभव मिले हुए हो सकता है। वही लोगों से अपने ऊपर हमला करवा लेते हो और हाईलाइट होने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और करणी सेना के ऊपर जो आरोप लगा देते हो। जो है 1 मिनट एक बयान ले, मिले हुए हैं, आपस में खुद ही अपने ऊपर हमला करवा लेते हैं। उसके बाद देखिए, मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं। आपने डिबेट को ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया कि दोनों भाई को आमने सामने खड़ा कर दिया। बहरहाल मैं उनको वायलेंस करता हूँ। कुंडकर्णी सेना इनके अनुसार
जो हमला किया है एक पक्ष का कहना है, दूसरा पक्ष का कहना है कि नहीं साहब, हमला हमारे ऊपर कुटकर्णी सेना ने किया है। अगर हमला वो कराते तो अपनी गाड़ी पर कराते। उनके साथ 5-7 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। तो ये तो मान लीजिए कि कोई भी नेता अगर इस तरह का, एक तो नेता ये काम अपना करता नहीं, अगर हो गया खुदा न खास्ते, तो अगर वो उसके स्तर तक सीमित होता तो इस मामले को दबा देता, वो सार्वजनिक नहीं होने देता। लेकिन दुर्भाग्य तो ये कि वो हमला था, हमला किसने किया था ये तो मैं नहीं देखा, लेकिन हमला का था। उनकी 4-5 गाड़ियां कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। कार्रवाई नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ देखा गया है कि एक सिंगर है नेहा सिंह राठौर और एक लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं माधुरी काकोटी, उन दोनों के ऊपर एफआईआर हो जाती है। क्या कहेंगे इस पर आप? अब देखिए साहब, एक होता है ना, आप बोल रहे हैं आपको डर नहीं लगता? हम तो डर तो उसको लगना चाहिए जिसके पास राजमहल हो, डर उसको लगना चाहिए जिसके पास जो उसका परिवार उद्योगपति हो, डर उसे लगना चाहिए जो अपराधी हो। तो ना साहब मैं अपराधी हूँ, न कोई हमारे पास कल कारखाना है, न हमारे पास कोई घर द्वार है, हमारे पास सड़क है और ये शरीर पर कपड़ा है। तो फिर डर किस बात का? तो जो एफआईआर हो रही हैं इस पर आप क्या कहेंगे? ये एफआईआर ये पूर्वाग्रह से प्रेरित जो सरकार कर रही है, मैं इस तरह के घटनाक्रम में जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया था, अंग्रेजों भी आज़ादी के दीवाने में जो लोकगीत के गायक थे, जो शायर थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन आज अगर शायरों के खिलाफ, कवियों के खिलाफ, फिलासफरों के खिलाफ, इतिहासकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, प्रिंट मीडिया के खिलाफ जो इस समय कार्रवाई का जो दौर चल रहा है, जो बदले की भावना चल रही है, जो जलसी हो रही है, आज जो डाह और द्वेष है, मैं इसके लिए सरकार को जरूर सरकार से निवेदन करूंगा कि आप संवैधानिक परंपरा को मुकम्मल कायम रखो, इसलिए कि संवैधानिक परंपरा के तहत भारत के संविधान का आपने शपथ ली है। अब वो संविधान जो है स्याही से नहीं लिखी गई है, वो भारत के सपूतों का, भारत के शहीदों के लहू से वो संविधान लिखा गया है। और आप गीता पर हाथ रख करके आपने वचन दिया है देश को कि मैं वर्तमान भारत के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। तो ये क्या है, ये क्या है आपका? आप बस आपके पास आते हैं, क्या कहेंगे कि ये जो हमला हो रहा है, एक तरफ उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर सवाल पूछने के लिए एफआईआर हो जाती हैं। 2013 पे हम जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात वर्तमान प्रधानमंत्री के बयान आते हैं, कुछ लोग कोट कर रहे हैं कि सवाल उस समय भी पूछे जाते थे, सवाल आज भी पूछे जा रहे हैं, तो आज एफआईआर क्यों? देखिए, सवाल पूछने का सलीका और तरीका अलग है। सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन देश विरोधी बयान देना गलत है। वह सवाल नहीं है, वो देश को खंडित करने वाला सवाल है। जहां देश मुसीबत में जूझ रहा हो, देश संकट में जूझ रहा हो, जहां मातम पसरा हो, और वहां आप देश के विरोध आप सवाल खड़े करें, तो ये निश्चित रूप से संदेहास्पद है। ऐसे लोगों को चिन्हित जरूर करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं, शहीदों के लहू से संविधान नहीं लिखा गया है, शहीदों के लहू से इस देश को सींचा गया है और देश को बनाया गया है। तो इस देश को खंडित नहीं होने देना है, उस शहीदों के लहू को सम्मान करना है। जब हमारा देश सकुशल रहेगा तभी हमारा संविधान रहेगा। देश ही नहीं रहेगा हमारा तो संविधान हमारा क्या करेगा? पहले हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, उसके बाद हमारा संविधान। अगर हमारे देश पर और हम पर कोई अटैक करेगा तो हम संविधान का ख्याल नहीं करेंगे, पहले अपने देश को सुरक्षित करेंगे। ऐसे दुर्भावनाओं से ग्रसित लोग, देश विरोधी लोग जो बयान दे रहे हैं
विपत्तियों में देश के खिलाफ, उनको सही जगह दिखाना भी आवश्यक है। अच्छा, कुछ बयान मुझे याद आते हैं, 2008 के ही बयान हैं कि अगर कोई हमला होता है तो आतंकी कैसे घुस जाते हैं, बीएसएफ केंद्र सरकार के हाथ में। ये बयान हमारे नहीं हैं, तो आज फिर से क्या वो सवाल नहीं बनते? देखिए, बिल्कुल सवाल बनते हैं। यहाँ 140 करोड़ जनता है। हमारे पास देश के यहाँ 140 करोड़ फोर्स नहीं है कि हर व्यक्ति पे एक फोर्स लगा दे। तो हमलावर कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं, देशद्रोही और हमलावर यहाँ भी हैं। कैसे उनको चिन्हित करेंगे? यहाँ कितने खड़े, कौन देश विरोधी है, कौन देशभक्त है, कैसे चिन्हित करेंगे? चलिए लेते हैं एक सवाल आपसे, आगे आ जाइए आप। कैसे चिन्हित करेंगे कौन देश विरोधी है, कौन देशभक्त है? देखिए, जितनी अमानवीय बर्बरता देश के अंदर शुरू हुई है, जैसे यहाँ पे कोई भी मोदी की तरह भाषण देता है, मोदी की तरह भाषण देना अलग है और ज़मीन पे काम करना अलग है। जैसे ये कह रहे हैं कि संविधान देश नहीं होगा, हम इनको बता देना चाहता हूँ कि ना देश अमित शाह है, ना देश मोदी है, ना भाई साहब देश हैं। देश 144 करोड़ भावनाओं का देश है। और ये पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। जिस दिन एक इशारा भी हो जाएगा सरकार का, उस दिन खाक में मिला देगा हमारा आर्मी पाकिस्तान को। और दूसरी बात ये है कि जब 19 में सरकार खतरे में थी तो पुलवामा हुआ था। आज बिहार में सरकार खतरे में है तो उन्होंने इतना बड़ा अंजाम दिया है। तो यही तो कह रहे हैं ना लोग कि आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसको पाकिस्तान फायदे के लिए ले रहा है। सुनो, पाकिस्तान मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। एक सामान्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनाव से कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे नहीं जोड़ेंगे? अभी सरकार गिर जाएगी भी, सरकार सत्ता से बाहर हो जाएंगे, बेदखल हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से बेदखल हो जाएगी अगर बिहार में सरकार टूट जाएगी। आप ये बताइए, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। मेन स्ट्रीम की मीडिया लगातार देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद फैला रही है। उन्होंने अमित शाह के पास गई क्या, जो होम मिनिस्टर हैं, जिनके पास जो है जम्मू कश्मीर की कमान है, जहाँ पर 8 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, और जहाँ पर हमला हुआ वहाँ पे एक भी सैनिक नहीं था। इसके लिए आप लोगों ने पूछा क्या अमित शाह से? अमित शाह से कहा कि आप जो है रैली ना कीजिए, आप जो है इस पे। अमित शाह कहाँ रैली कर रहे थे? रैली नहीं कर रहे तो मोदी कर रहे थे ना। कम से कम 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था? आप बताइए, आप मेन स्ट्रीम की मीडिया में है, राष्ट्रीय शोक घोषित किया क्या? वो जो रैली मधुबनी में होनी थी उसको कैंसिल किया क्या? ये प्रश्न चिन्ह बना रहेगा। देखिए, बात यह है कि 1-2 लोगों को आप जेल में डालने से देश की जो वास्तविकता सच्चाई है उसको आप मिटा नहीं सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अमित शाह और मोदी देश नहीं है, भाई साहब देश नहीं है। देश 144 करोड़ लोगों की भावनाओं का सम्मान। सवाल पूछता हूँ, बिहार के चुनाव को लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम एक मिनट और हमारे प्रधानमंत्री 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं देश के लिए। और एक राज्य में सरकार रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमको विश्वास है कि जो व्यक्ति 500 साल पुरानी समस्याओं को निपटा सकता है तब पाकिस्तान को भी निपटा देगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए मैं बात करता हूँ, जो व्यक्ति 500 साल की समस्याओं को निपटा सकता है पाकिस्तान को भी निपटा सकता है। आप लोगों को धैर्य नहीं है? 500 साल पहले मुगलों ने जो गलत किया था उसको सुधारे कि अंग्रेजों ने जो गलत किया उसमें सुधार हुआ? देखिए, रह गया देश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो मानक था और जो हमारे राइटरों ने पूरा संघीय राज को 1950 में इसको एक संघीय राष्ट्र बना करके संविधान में उसे समायोजित कर दिया गया। तो समस्या 500 साल का तो उससे पहले जितनी रही सब टोटल खत्म हो गई थी। समस्या तो था नहीं। सारे राजा महाराजाओं को उनकी रियासतें तोड़ करके भारत के संविधान में समायोजित कर ली गई। कोई राजा महाराजा नहीं रहा, कोई बात नहीं रही, कोई जमींदारी नहीं रही। अब तो सब लोग सामान्य रूप से हो गए। तो इसमें तो पहले तो 500 साल पहले की हिस्ट्री को मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं है। हमको तो 1950 से लेकर के आज
24-25 की हिस्ट्री का अवलोकन करना पड़ेगा। अब 2050 से लेकर के हम आज तक हिस्ट्री, तो कोई ऐसा भारत के सामने चुनौती नहीं रही। इसके बाद भी भारत ने 2-2, 3-3 स्टेट को, अरुणाचल को मिलाया। तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिनको भारत ने मिलाया, संघीय व्यवस्था में उनको मूल रूप से समायोजित किया। समायोजित करने के बाद आवश्यकता केवल देश के भविष्य का निर्माण की थी, देश में शिक्षा का निर्माण का था, देश को औद्योगिक रूप से संपन्न करने का था, देश में नौकरी, व्यवसाय, बिजली, तमाम बंधा, तमाम निर्माण करने की बात थी। सरकारें उस पर काम करती रही। मैं ये नहीं कहता कि कौन सरकार जिस सरकार की जिस तरह की व्यवस्था रही उसमें वो काम करता रहा। अब रह गया सवाल कि 500 इतिहास वर्ष पहले की जाने की जरूरत मोदी पे भरोसा है नहीं देश की जनता को? हम तो अगर जो कहेंगे तो लोग कह देंगे कि साहब ये तो कांग्रेसी हैं, इसलिए मोदी पर भरोसा नहीं करते। देश को भरोसा है कि नहीं? देश को भरोसा, देश को आप देश में सर्वे कराइए। अगर देश एक्सेप्ट कर लेता है मोदी के फैसले को, अभी तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब युद्ध हो जाना चाहिए, तमाम लोग कह रहे हैं। अगर विश्व की कूटनीति का, अगर पहरे का जो थोड़ा भी भूभाग का ज्ञान रखता है, आज जो दौर है, जो समय की पुकार है, जो एक तरफ मेरी पीड़ा करा रही है, जो मेरे लोगों की शहादत हुई है, ये अपने आप में एक अलग समस्या है भारत के लिए। एक सेकंड सर, अब रह गया सवाल कि हम कोई बात कहने से, कोई बात सुनने से, कोई बात देखने से, जब 28 लोगों का, मेरी बहनों का सिंदूर पुकार रहा है कि मुझे पति दे दो, उनके बाप, उनके माताओं की कोख पुकार रही है कि हमारा पुत्र को वापस कर दो, उनके बच्चे कह रहे हैं कि मेरे बाप को दे दो, तो आज तो समस्या सीधा चुनौती है। रह गया सवाल कि आज हम भारत के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछने खड़ा हुए हैं। सवाल आज इस बात का है कि आखिर अब कितने अभी भारत को शहादत देनी पड़ेगी। चलिए हम पूछते हैं, कितनी शहादत देनी पड़ेगी भारत को? देखिए, भारत को शहादत देने की ज़रूरत नहीं है, और घटना हुई है निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से देश सुरक्षित हाथों में है, और जो शहादत, जो कायराना हरकत हुई है, उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कुछ बातें रणनीति की और कूटनीति की होती है जो समाज में और मीडिया में उछाली नहीं जाती है, सरकार के निजी मामले होते हैं, तो जनता को और देश को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जो कायराना हरकत हुई है उसकी जवाब मुंहतोड़ हिंदुस्तान देगा, और पाकिस्तान या तो ख़त्म हो जाएगा या तो जब तक रहेगा उस मुंहतोड़ जवाब का याद रखेगा, फिर ऐसा कायराना हरकत नहीं करेगा। लेकिन मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, देश सुरक्षित हाथों में है, देश निश्चित रूप से इस चीज़ को भूलने वाला नहीं है, और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर पूरा भरोसा है कि उसका जवाब दिया जाएगा। देश सुरक्षित हाथों में। देखिए, जो 28 लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को ये वापस नहीं दे सकते हैं। जो 28 परिवार बर्बाद हुए हैं, उनको आबाद नहीं कर सकते हैं। चाहे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दें या पाकिस्तान के लोगों को, करोड़ों लोगों को मार दें, लेकिन वो जो एक 28 परिवार तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, 28 से ज़्यादा, उनके परिवारों को आप बेटे नहीं दे सकते हैं, माएँ नहीं दे सकते हैं, पिता नहीं दे सकते हैं। इतनी क्षमता नहीं है आप में। और मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आप केवल सेना के हाथों को खोल दीजिए। अगर कल ये पाकिस्तान अपने नक्शे से ना मिट जाए तो मैं जो भी कहेंगे उस सज़ा को पाने के लिए तैयार। चलिए, क्या नाम होगा आपका दादा? बताइए। सवाल है कि एक तरफ जहां आतंकी हमला हुआ उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन अगर कोई सवाल सरकार से पूछता है तो उस पर FIR हो जा रही है।
रामजी लाल सुमन पर हमला करने वालों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने पर कार्रवाई होती है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अब इस सरकार पर तो बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है देश के लिए। देश में खतरे की भावना, देश में खतरे की भावना बनी हुई है। स्थिति ये है कि दंगा, आंदोलन, फसाद ये आया कहाँ से, इस पर पहले अध्ययन करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा इस पर वो नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल ये है कि इबादत इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये अभी इनका जुमला 5 साल, 10 साल, 10 साल 5 साल, 15 साल, ये जुमला ही जुमला है। इस जुमले में जो भी हो रहा है, यदि इनका कहना है कि हाँ हम सब साफ कर दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा लंबा टेढ़ा फंसा है कि आतंकवाद पर क्या कार्रवाई की गई। चलिए अब आप एक मिनट सुनिए ना, आतंकवाद पे क्या कार्रवाई की गई। एक इंदिरा गांधी रही होती तो आज उत्तर प्रदेश का चौथा भाग पाकिस्तान है, अब तक खत्म हो गया होता। चलिए हम सवाल आपका ले लेते हैं। एक सेकंड। अगर इंदिरा गांधी होती तो अब तक कार्रवाई हो गई होती, सहमत हैं आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हो गई होती। और जो कि भारतीय जनता पार्टी अब इतना दिन हो गया जो कि वहाँ घटना घटे हुए, तो ये लोग सिर्फ गए हैं, खाली श्रद्धांजलि दिए हैं, उनकी आत्मा को शांति दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती आज के डेट में, तो पाकिस्तान के जो जितने भी दोषी लोग हैं जो मारे हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करके, उनको क्यों नहीं गोली चला रही, क्यों नहीं मार रही है? क्योंकि अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान को डरवा रहा है। आप पानी बंद करोगे तो जो कि आप जल के जगह आप खून चढ़ाओगे। इसके बाद में पाकिस्तान हिंदुस्तान को डरवा के रख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपना और राजनीति अपना सेक रही मुद्दा हिंदू मुसलमान के हिसाब से हमें लगता है यही कर रही है। क्यों नहीं जो कि पाकिस्तान के लोग जो हमला किए हैं उन पे क्यों नहीं हमला कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पुलवामा में जो हमला हुआ था, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि नहीं कौन कौन दोषी थे। एयर स्ट्राइक हुई नहीं, अभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ने हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमान भी शहीद उसमें हुए हैं। मुसलमान कभी पाकिस्तान ने हमला किया मुसलमानों से, क्या मतलब उसका? जैसे कि वो कह रहे थे ना, अभी जोगी जी कह रहे थे, पहले तो उनका एक अथवा था कि आप 10 मारेंगे तो हम 100 मारेंगे, तो वो मारे हैं तो फिर इसको 10 गुना आप क्यों नहीं मार रहे हैं? क्यों चुप बैठे हुए हैं? बताइए, जिसके घर पे जो इंसान मरा हुआ उसकी तकलीफ तो वही जानता होगा ना सर। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं एक्शन ले रही है? अब बताइए, जो कि रक्षा मंत्री जी वही हैं, गृह मंत्री जी वही, प्रधानमंत्री जी वही, सब लोग बीजेपी के लोग हैं, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, चुप बैठी हुई है। अगर ऐसे चुप बैठी रहेगी तो आने वाले समय में ये जो कि अपना भारत जो कि इसको गुलामी के आधार पर कोई नहीं रोक सकता, गुलाम जल्द ही बना देंगे ये लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कि भारत को ऐसे गुलाम बना देंगे। क्या सहमत हैं आप? भारत को गुलाम बनाने का दम भारत को गुलाम बनाने का दम किसी में नहीं है। और पाकिस्तान का बात, पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जिसको 12 साल नलकी में रखोगे, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। पर हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। 2016 में आपका नागोड़ा मिलिट्री अटैक हो गया, 2017 में आपका अमरनाथ यात्रा पर अटैक हो गया, 2018 पे हमारा सुजानपुरा आर्मी अटैक हो गया, 2019 में पुलवामा अटैक हो गया, 2019 में बस स्टैंड में ग्रेनाइट से अटैक हो गया, 2019 में पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक हो गया, 2023 में आपका पुंछ अटैक हो गया, 2024 में रियासी में अटैक हो गया और 2025 में पुलवामा में अटैक हो गया। तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? पहला सवाल। ये देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस इनपुट था हमारे पास। जैसे कि राजशेखर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, पहले हफ्ते के अंदर ये पता था कि आतंकवादी
जो है होटल का परीक्षण कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी इनपुट था, पर हम इसको सवाल रोक आपने क्यों नहीं उठाया, पाए। बड़ा सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस इनपुट था, तो दोष किसका और दोषी कौन? दोष शायद हमारा ही है, सरकार का तो है नहीं, क्योंकि अब आजकल सरकार दोष लेती नहीं है। तो दोष हम लोग ही का है कि हम लोग उसको रोक नहीं पाए, सरकार का कोई दोष नहीं है। इसी तरीके से आपका फ्रंट लाइन में रिपोर्ट था कि 11 इंटेलिजेंस रिपोर्ट थे पुलवामा में, वो भी नहीं रोक पाए। तो गवर्नमेंट से अगर हम लोग सवाल करते हैं, अभी वो लड़की सवाल की थी नेहा, तो उसको FIR हो गया। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जब बॉम्बे का स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक, उस समय 2 दिन बाद पूरा एक विज्ञापन देते हैं बीजेपी कि ये कैपेबल नहीं है, आप हमें वोट दो। तब तो कुछ नहीं होता है देश पर, तब वो सही था। मतलब अगर उस टाइम शिवराज चौहान, विलासराव देशमुख और RR पाटिल का इस्तीफा हुआ था, क्या यहाँ किसी का इस्तीफा हुआ? नहीं हुआ। तो ये उंगली उठाना सरकार पे देशद्रोह है आज के टाइम में, और सब जिम्मेदारी जनता की है। देखिए मरता कौन है? गरीब मरता है, पूंजीपति नहीं मरता है। वहीं पर अभी 15 तारीख को ये नेता गए थे जो बिहार अपनी शादी का सालगिरह मनाने, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो सारा फोर्स वहीं पर था। कंगना रनौत जाती हैं तो 10 आर्मी लगा रहता है, वहाँ पर 2000 सांसद हैं वो। तो ये क्या है? ये टैक्स देता है आपको, इसका सिक्योरिटी का किसका जिम्मेदारी है? 2000 लोग गए थे, आपने क्यों नहीं रखा? ना कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का CSF है, ना पुलिस, क्यों नहीं थी? ये सरकार पूछे। गरीबों का कोई वो नहीं है, गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं है। खाली पूंजीपति के अंबानी जाएंगे, करोड़ों रुपये अंबानी के पास, आप सारा अंबानी पर फोर्स लगा देते, उसको है उनके पास पैसा, वो खरीद सकते हैं। आप क्यों लगाते हो? गवर्नमेंट आपको नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे सवाल है ना। अब हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान भी पानी सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम कश्मीर का कैंसिल टिकट करा दिए इंडियंस, तो आप ये लड़ाई हार गए। आपको कश्मीर घुसना होगा। वो यही चाहते थे कश्मीर कोई नहीं जाए, हमें कश्मीर जाना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम हारे नहीं हैं। कश्मीर 2.5 करोड़ अभी कवर कर लेता और ये सबसे बड़ा टूरिस्ट का स्पॉट होता। तो जो लोग टिकट कैंसिल कराए, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आप जाइए, हम भी जाएंगे, आओ मारो, डरेंगे थोड़ी। तो आप तो टूरिस्ट खुद ही डर के आ रहे हो, आप महिला को नहीं ले गए, आप पुरुष जाएँ कश्मीर में। उनका यही था मकसद, उनका 2 मकसद था। पहला मकसद था कि कश्मीर का पूरा तरीके से कोलैप्स कर दें इकोनॉमिक्स को, ताकि कश्मीरी लोग बेरोज़गार हो जाएं, वो आतंकवादी उनको अपने हाथ में ले लें। सेकंड था कि हिंदू मुसलमान हो जाए देश में और देश का गृह युद्ध हो जाए, देश टूट जाए। पर वो हुआ नहीं, और मजबूत होके इंडिया आगे आया है। ये बताने के लिए हम एक है, और पाकिस्तान को ये बता दें कि हम एक है, और जब भी कोई आफत आएगा हम एक है। गवर्नमेंट नहीं, अभी एक बात, गवर्नमेंट ये कुछ नहीं कर पा रही है। पानी बंद करेंगे, बूंद बूंद पानी बंद हो ही नहीं सकता, 10 साल लगेगा उसके लिए। सारे विशेषज्ञों से बात करिए, 13 करोड़ 30 लाख एकड़ पानी है, 20% 60 साल में हम यूज़ कर पाए हैं, 80% अभी भी नहीं कर पाए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमको करना चाहिए NATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करना चाहिए, और जो उनका ब्लॉकेज करना चाहिए नेवी और आर्मी का, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई अटैक करेगी उन पर, तो हमारा आर्टिकल यूनाइटेड नेशन का 51 है जो हमें आत्मरक्षा की वो देता है अधिकार, और ये इंटरनेशनल लॉ है। इस हिसाब से चलना होगा, क्योंकि दुनिया देख रही है। इस हिसाब से पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, सवाल वही है कि जहां एक तरफ सवाल पूछने पे FIR हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ दलित सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में ये पूरा भारत उन परिवारों के साथ है जिनके साथ ये दुखद घटना हुई। रही बात सवाल पूछने की, सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं ये एक विषय है। और जिस तरीके से इस देश को मजबूत किया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस तरीके से देश को आज तक किसी ने नहीं चलाया। अगर ये घटना हुई है, दुखद घटना है, ऐसा नहीं है। आतंकवादियों को हम नस्ते नाबूद करेंगे, चाहे वो 7वें आसमान पे हो। ये बात हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल दिल की गहराइयों से कही है, और इसका निर्णय बहुत जल्द पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड देखेगा। और हम उस नक्शे को ही, इस वर्ल्ड के नक्शे में से पाकिस्तान को बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब लाहौर में भारत का झंडा फहराया जाएगा। चलिए, लाहौर में भारत का झंडा फहराया जाएगा। अरे बिल्कुल फहराए में कोई कहा वाली बात है। कैसे फहराया जाएगा? कोई सवाल? अरे भाई, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने और विपक्ष के लोगों ने सबने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी से
कि आप मुकालबा कीजिए पाकिस्तान से, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और सही बात है, जो भारतीय है, हिंदू हो मुसलमान हो, गरीब हो अमीर हो, सबको देश की प्रतिष्ठा के साथ में मिलके जो है पाकिस्तान से मुकालबा करना चाहिए। और ये तय है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, बाकी देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जी का आज 50 साल का राजनीतिक अनुभव हो चुका है। वो हिंदुस्तान की घाट घाट से वाकिफ है। आपसे सवाल फिर वही है कि अगर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे तो FIR होगी। ये सरकार से सवाल तो विपक्ष पूछेगा, जनता तो देश के साथ में खड़ी है। और जनता जो है कश्मीरी मुसलमान भी ये कह रहे हैं कि आतंकवादी कश्मीरियों पे हमला नहीं है, ये देश भारतीयों पर हमला है। कश्मीर हो चाहे अन्य जगह के मुसलमान हो, सब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ तैयार है कि पाकिस्तान से आप मुकालबा कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। विपक्ष के नेताओं ने भी कहा, असरुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि जो भी हो रहा है देश के साथ गलत हो रहा, हम देश के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। चलिए, तो ये थे लखनऊ की जनता, जिनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल पूछने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन सवाल पूछने का भी सही समय होना चाहिए। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश आज यही चाहता है कि पाकिस्तान ने जो एक कायरतापूर्वक कृत्य किया है, इसका जवाब भारत सरकार जल्द से जल्द दे। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।